वेलकम एजेंट, आप सबों का एक बार फिर नए सेशन में स्वागत है। हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। विजुअलाइजिंग द नेशन, राष्ट्र की क्या कल्पना थी, क्या लोग राष्ट्र के बारे में सोचते थे, किस तरह का राष्ट्र जो है, दृश्य कल्पना राष्ट्र की क्या है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। While it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, how does one go about giving a face to a nation? Artists in the 18th and 19th century found a way out by personifying nation. किसी शासक के एक चित्र या मूर्ति के रूप में, किसी शासक को एक चित्र के रूप में या मूर्ति के रूप में दिखाना, अभिव्यक्त करना आसान है, लेकिन एक पूरे राष्ट्र को किस तरह का चेहरा दिया जाए, कैसे दिया जाए, ये थोड़ा मुश्किल है। 18वीं और उस In other words, they represented a country as its were a person. तो जो भी कलाकार 18वीं या 19वीं शताब्दी में थे, वो राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न का जो है हल वो लोग ढूंढने का प्रयास किया गया उनके द्वारा क्या किया गया। दूसरे शब्दों में, नेशंस वेर, इन अदर वर्ड्स, दे रिप्रेजेंटेड ए कंट्री एज इट्स वेर ए पर्सन। दूसरे शब्द में हम लोग ये कह सकते हैं, उन्होंने देश को कुछ इस तरह से चित्रित किया कि जैसे देश जो है कोई व्यक्ति हो, उनके द्वारा, कलाकारों के द्वारा। नेशंस वेर देन पोर्ट्रेट एज फीमेल फिगर्स। तब जो है उस समय राष्ट्र को जो है नारी के रूप में, नारी के वेश में प्रस्तुत किया गया। द फीमेल फॉर्म दैट वाज चूजन टू पर्सनिफाई द नेशंस did not stand for any particular woman in real life, rather it sought to give the abstract idea of the nation a concrete form. उस समय जो है राष्ट्र को नारी के वेश में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए राष्ट्र को एक व्यक्ति के रूप में दिखाने के लिए जिस नारी को चुना गया, वो असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। एक आम महिला को जो है एक नारी के रूप में जो है राष्ट्र के रूप में दिखाया गया। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्राप्त करने वाला प्रयास था। रादर इट sought to give the abstract idea of the mission a concrete form. इससे क्या हो गया, ये एक तरह से जो है अमूर्त विचार, माने जिसका कोई मूर्ति नहीं है, इसको जो है ठोस रूप में जो है व्यक्त करने का, प्रदान करने का प्रयास था कि राष्ट्र को एक महिला के रूप में दिखाया जाए, दर्शाया जाए। दैट इज द फीमेल फिगर बिकम एन एलेगरी ऑफ द नेशन। तब इस तरह से जो है नारी की छवि जो है राष्ट्र का एक एलोगेरी, मतलब एक रूपक बन गई है। आगे आते हैं। You will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray its ideas such as liberty, justice, and the republic. These ideals were represented through specific objects or symbols. As you would remember, the attributes of liberty are the red cap or the broken chain, while justice is generally a blindfolded woman carrying a pair of wing scales. हम लोग जो है याद होगा, आप लोग को याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय, गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों से व्यक्त किया गया था, कुछ चिन्ह दिया गया था या कुछ वस्तुओं के द्वारा। जैसे कि आपको याद होना चाहिए कि स्वतंत्रता का प्रतीक जो है लाल टोपी था या टूटा हुआ जंजीर था। इन सब को हम लोग आमतौर पर एक महिला के रूप में व्यक्त किया गया। ये हम लोग देखे हैं, उस महिला की आंख पे पट्टी बंधी हुई होती थी और वह हाथ में तराजू ली हुई होती थी। इस तरह हम लोग पढ़ चुके हैं, देख रहे हैं। सिमिलर female allegories were invented by artists in the 19th century to represent the nation. उसी तरह से जो है नारी रूपकों का भी आविष्कार कलाकारों के द्वारा किया गया 19वीं सदी में, राष्ट्र को दर्शाने के लिए। In France, she was christened Marianne, a popular Christian name which underlined the idea of a people's nation. फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई का नाम मारियान दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया गया, जिससे कि लोगों को यह पता चले कि ये जो है हमारे जो है मारियान जो है फ्रांस की राष्ट्र का नाम हो गया। जिससे हमारे देश को भारत माता बोलते हैं, वहाँ ये लोग मारियान बोलते थे। उनके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे। क्या दिखाया गया उनके ऊपर? लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वे ड्राउन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक
द रेड कैप, द ट्राइकलर एंड द कॉकेड। कलगी मुर्गा वगैरह को देखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं। स्टैचूज ऑफ मैरिन वेयर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर्स टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी एंड टू परसुएड देम टू आइडेंटिफाई विद इट। मैरियन इमेजेज वेयर मार्क ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स। मारियान की जो प्रतिमा थी वहाँ पे सभी सार्वजनिक चौराहों पर, चौक पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आते रहे, लोग जानते रहें कि हाँ ये हमारी जो है राष्ट्र का पहचान है और लोग उसे अपना तादम्य स्थापित कर सकें। मारियान की छवि सिक्का और डाक टिकटों के ऊपर भी अंकित की गई। वहाँ पर जो है मारियाना का इमेज जो है उनके स्टैंप पर, पोस्टल स्टैंप पर और सिक्का पर भी अंकित किया गया। सिमिलरली जर्मनिया बिकेम द एलोगेरी ऑफ द जर्मन नेशंस in visual representation. Germania wears a crown of oak leaves as the German oak stands for heroism. उसी तरह से जो है जर्मनिया को जो है जर्मन राष्ट्र का रूपक बनाया गया, बन गई और अभिव्यक्तियों में दृश्य आंख से देखने के लिए, मतलब दिखाई पड़ने वाले अभिव्यक्तियों में दिखाया गया कि जर्मनिया एक बलूत वृक्ष का जो है मुकुट पहनती है, ओक लिप्स का, ओक के पत्तों का जो है मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन लोग जो है ओक को जो है वीरता का प्रतीक मानते हैं। एलोगेरी क्या है? When an abstract idea, for instance, greed, envy, freedom, liberty, is expressed through a person or a thing. An allegorical story has two meanings, one literal and one symbolic. जब किसी अमूर्त विचार को, जैसे लालच, ईर्ष्या वगैरह है, जैसे लालच, ईर्ष्या इत्यादि, स्वतंत्रता, मुक्ति, सब कुछ जो व्यक्ति के चीज के जरिए इंगित किया जाता है, इसको हम लोग रूपक कहते हैं, एलोगेरी कहते हैं। या एक रूपकात्मक कहानी, दो का इसका दो अर्थ होता है, एक शाब्दिक अर्थ होता है, प्रतीकात्मक अर्थ होता है। आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ द सिंबल्स क्या है, ये हम लोग फिर एक बार रिकॉल कर लें। ब्रोकन चेन का मतलब है कि आज़ाद हो गए, फ्री हो गए। ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ। क्या है? कवच वगैरह जो है, बाज छाप का कवच है, इसका मतलब ये है जो जर्मन राष्ट्र का जो है प्रतीक है। तीसरा क्राउन ऑफ ओक लिप्स, इसका मतलब है हीरोइज्म, मैंने ओक का या बलूत के पत्तों का मुकुट का मतलब है कि बहादुरी है। स्वॉर्ड जो है, तलवार जो है, यह रेडीनेस टू फाइट है, मुकाबले के लिए तैयारी करना है। ओलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, तलवार पर लिप्त जो है जैतून की जो है बेल वगैरह डाली है, इसको मतलब है कि यह शांति की चाह में है। ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राइकलर, ये जो है 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था, जिसे जर्मन राज्य के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित कर दिया था। उगते सूर्य, रेज ऑफ द राइजिंग, उगते सूर्य एक नए युग का शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद क्या था। बाय द लास्ट quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century, but became a narrow creed with limited ends. 19वीं सदी के जो अंतिम चौथाई था, क्वार्टर में जो है आदर्शवादी और उदारवादी जो जनतांत्रिक स्वभाव जो था वो अब समाप्त हो गया, जो कि सेंचुरी के फर्स्ट में था। मतलब 19वीं शताब्दी के शुरुआत में जो उदारवादी भावना थी, आदर्शवादी भावना थी, जनतांत्रिक स्वभाव लोगों का था, अब वो समाप्त हो गया था। अब जो है राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला एक संकीर्ण सिद्धांत बन गया था, बट बिकम ए नैरो क्रीड विथ लिमिटेड एंड्स। अब ये जो है राष्ट्रवाद जो है सीमित लक्ष्य वाला, इनका लक्ष्य सीमित हो गया, लिमिटेड हो गया, और विचार भी जो सिद्धांत भी जो संकीर्ण हो गया, बहुत नैरो माइंडेड हो गया। ड्यूरिंग दिस period, nationalist group became increasingly intolerant of each other and ever ready to go to war. इस बीच के दौर में राष्ट्रवाद समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार हो गए, उदार नहीं अनुदार हो गए, और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, हर समय जो है मारपीट के लिए तैयार। The major European powers in turn manipulated the nationalist aspirations of the subject peoples in Europe to further their own imperialist एम। इससे क्या हो गया
उस समय जो है यूरोप के जितने शक्ति थे, पावरफुल लोग जो थे या साम्राज्य थे, इनको अपना साम्राज्यवादी उद्देश्य चाहिए था। इनको चाहना था कि लोकतंत्र नहीं देश में आए, देश में साम्राज्यवाद रहे। इसके लिए अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो भी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग वगैरह थे, उनका इन लोगों ने इस्तेमाल किया कि उनका जो है साम्राज्य स्थापित रहे, साम्राज्य समाप्त नहीं हो। द मोस्ट ऑफ सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन। 1871 के बाद 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन का एरिया था, इलाका था, बाल्कन क्षेत्र था। द बाल्कन was a region of geographical and ethnic variations comprising modern day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia, Herzegovina, Slovenia, Serbia, and Montenegro, which inhabitants were broadly known as Slavs। कह रहा है कि उस क्षेत्र में बहुत भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। वहाँ पर जो आज के जो आधुनिक रोमानिया है, उसमें जो है कौन कौन राज्य था? बुल्गारिया था, अल्बेनिया था, यूनान था, मैसेडोनिया था, क्रोएशिया था, बोस्निया हर्जेगोविना था, स्लोवेनिया था, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो शामिल थे। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। क्या बोला जाता था? स्लाव पुकारा जाता था। ए लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन्स वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओटोमन एम्पायर। एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है बाल्कन का ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था, उनके द्वारा कंट्रोल होता था। द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज ऑफ romantic nationalism in the Balkans together with the disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive। रोमानवाद जो था, रोमानी राष्ट्रवाद की भावना जो यहाँ पर फैलना शुरू हो गया बाल्कन क्षेत्र में, और उसी दरमियान ऑटोमन साम्राज्य में विघटन हो गया। तो स्थिति जो है यहाँ पर काफी विस्फोटक हो गया, एक्सप्लोजिव स्थिति यहाँ का हो गया। All through the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms, but with very little success। 19वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य ने अपने आप को आधुनिकीकरण करना शुरू किया, आंतरिक सुधार को मजबूत बनाना चाहा, लेकिन इसमें उनको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। One by one its European subject nationalities broke away from its control and declared independence। धीरे धीरे करके जो है जो भी इनके यूरोप के जो राष्ट्र चंगुल में इनके थे, धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू किए। जो राज्य इनके कंट्रोल में थे, धीरे धीरे ये लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिए। द बाल्कन पीपल्स बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स ऑन नेशनलिटी एंड यूज हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट बट हैड सब्सिक्वेंटली बीन सबजुगेटेड बाय फॉरेन पावर्स। बाल्कन लोगों ने आज़ादी या राजनीतिक अधिकार को अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल किया और यह साबित करने का प्रयास किया कि वो कभी स्वतंत्र थे, लेकिन बाद में विदेशी शक्तियां जो है उनको अपने अधीन कर ली थी, उनको अपना गुलाम बना ली थी। Hence, the rebellious nationalities in the Balkans thought of their struggles as attempts to win back their long lost independence। इस तरह से जो है अतः जो है बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूह ने अपने संघर्ष को लंबे समय से खोई आज़ादी को वापस पाने का एक प्रयास के रूप में इसे देखा कि हमारा जो है हम अब आज़ाद हो गए हैं। जैसे जैसे as the different Slavic nationalities struggle to define their identity and independence, the Balkan area become an area of intense conflict। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूह ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। The Balkan states were fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of the others। बाल्कन क्षेत्र जो है, बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे। बाल्कन राज्य में जो राज्य था वो एक दूसरे से बहुत ईर्ष्या करते थे, और हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका जो है दूसरे से छीनने के प्रयास में रहता था, हथियाने के कोशिश करते रहते थे। मैटर्स वेयर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बाल्कन ऑल्सो बिकम द सीन ऑफ बिग पावर्स राइवलरी। परिस्थिति जो और जटिल हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच में अब जो है
प्रतिस्पर्धा होना शुरू हो गया, राइवल लोग ज़्यादा यहाँ पर होने लगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर वर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट। इस समय जो यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार उपनिवेश के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए भी गहरी प्रतिस्पर्धा लोगों पावर के बीच में होना शुरुआत हो गया था। दिस राइवलरी वर वेरी एविडेंट इन द वे द बाल्कन प्रॉब्लम अनफोल्डेड। जिस तरह से बाल्कन समस्या आगे बढ़ी उसमें यह प्रतिस्पर्धा खुलकर सामने आ गई। ईच पावर, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी was keen on countering the hold of other powers over the Balkans and extending its own control over the area। रूस, जर्मन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत जो है बाल्कन पर अपनी शक्ति को पकड़ को और कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहते थे। ये सब पावर जो है रूस, जर्मनी, इंग्लैंड सब चाह रहे थे कि हमारा पावर हो जाए, हमारा इसमें राज हो जाए, हमारे अधिकार में आ जाए। दिस लेड टू ए सीरीज ऑफ वार्स इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वार। इससे क्या हो गया, क्षेत्र में जो है बहुत युद्ध हुआ और लास्ट में जो है फिर यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया, शुरुआत हो गया। अब इसके बाद आगे आइए। Nationalism aligned with imperialism led Europe to disaster in 1914। साम्राज्यवाद से जो है राष्ट्रवाद जुड़ गया, तो इससे क्या हो गया कि 1914 में यूरोप में जो है महाविपदा आ गया, बहुत बड़ा डिजास्टर उनके यहाँ हो गया। But meanwhile, many countries in the world which had been colonized by the European powers in the 19th century began to oppose imperial domination। लेकिन इसी बीच विश्व के अनेक देश में जिनका 19वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्ति ने अपने आप निवेशित कर लिया था, उसको अपना गुलाम बना लिया था, अब ये लोग भी जो है साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। डोमिनेंस जो इनके ऊपर था इंपीरियलिज्म का, इसका ये लोग विरोध करना शुरू किया। द एंटी इंपीरियल मूवमेंट that developed everywhere nationalist in the sense that they all struggled to form independent nation state and were inspired by a sense of collective national unity for in confrontation with imperialism। हर तरफ से जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुआ इस अर्थ में थे कि राष्ट्रवादी थे, इस तरह से उनको राष्ट्रवादी बोला गया कि वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सबका जो आंदोलन था सभी क्षेत्र का, वो सिर्फ जो है फ्री होना चाहते थे और राष्ट्र बनाना चाहते थे। यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वे नाउ वेयर replicated for people everywhere developed their own specific variety of nationalism। वे सभी समूह एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे जो साम्राज्यवाद के विरोध की प्रक्रिया में उभरी। राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट प्रकार का राष्ट्रवाद विकसित कर लिया था। But the idea that society should be organized into nation states came to be accepted as natural and universal। अब मगर यह विचार जो है समाज को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए, ये एक स्वाभाविक और सार्वभौमिक मान लिया गया था, सार्वभौम मान लिया गया था। बच्चों, आज आपका ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो गया है। मैं अब आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप होमवर्क बनाने का प्रयास करिएगा। छोटा छोटा होमवर्क है। क्वेश्चन है, Who was proclaimed the German emperor after unification of Germany? नाम बताना है, कौन था वो। दूसरा क्वेश्चन है, स्टेट द प्रायोरिटी ऑफ न्यू स्टेट इन जर्मनी। तीसरा है, Who was the main architect of the unification of Germany? फोर्थ क्वेश्चन है, When and who was proclaimed king of United Italy? फिफ्थ क्वेश्चन है, Name the Italian states before its unification। सिक्स्थ क्वेश्चन है, Name the architect of the Italian nation। क्वेश्चन 7 है, Name the leader and the state which gave leadership in Italian unification। क्वेश्चन 8 है, When were United Kingdoms and Ireland united? फिर है, What was the act of union? क्वेश्चन नंबर 10 है, What is meant by allegory? और 11 क्वेश्चन है, What area was known as the Balkans? एंड लास्ट क्वेश्चन आपका, Name the major powers who were involved in the Balkan conflict। सवाल सब छोटा छोटा है, 1 वर्ड 2 वर्ड का, 1 लाइन का है। आप लोग प्रयास कीजिए। थैंक यू। अब हम लोग जो है अगले चैप्टर पढ़ेंगे अगली बार। वंस अगेन थैंक्स।